सभी साथियों को नमस्कार। इतिहास की पाठशाला ब्रह्मास्त्र में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक को लेके आए हैं वह टॉपिक है दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो है बलबन, है ना। हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रमुख सुल्तानों की एक श्रृंखला प्रारंभ कर चुके हैं। पूर्व में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में चर्चा करी, है ना, और उसके बाद हमारी दूसरी चर्चा थी इल्तुतमिश पर। फिर उसके बाद हमने रजिया पे एक वीडियो किया था और आज हमारा टॉपिक है बलबन, है ना। काफ़ी महत्वपूर्ण शासक है, इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि जो बलबन है उसका पूरा नाम जो है वो गयासुद्दीन बलबन था और इसका शासनकाल मोटा मोटी, है ना, 1266 से 1286 के बीच माना जाता है। यह इलवारी जाति का था। कौन सी जाति का? इलवारी जाति का था, जिसने एक नए राजवंश जिसका नाम था बलबनी वंश। कौन सा वंश? बलबनी वंश जो है इसकी स्थापना की थी। मूल रूप से बलबन का जो नाम था वो उलूग खान था। तो कई बार ये सवाल भी पूछा जाता है कि बलबन का मूल नाम क्या था, तो उसका मूल नाम जो है वो उलूग खान था, है ना। और यह चहलगानी तुर्कों में से एक था। चहलगानी मतलब जो 40 गुलामों का दल बनाया गया था, जो 40 प्रमुख अमीर लोग थे, है ना, उन अमीरों के दल में भी जो है यह सम्मिलित था। गयासुद्दीन बलबन जो है गुलाम वंश का 9वां शासक था। बलबन को उसकी युवावस्था में ही मंगोलों ने बंदी बना लिया था और बगदाद में गुलाम के रूप में बेच दिया। उसके स्वामी का क्या नाम था? ख्वाजा जमालुद्दीन। क्या नाम था? ख्वाजा जमालुद्दीन को बेच दिया। और जहाँ से फिर ख्वाजा जमालुद्दीन ने क्या किया? 1233 में इल्तुतमिश को बेच दिया। ठीक है ना। कुछ समय बाद पदोन्नत होकर बड़े पद पर पहुंच गया। वैसे अगर बात की जाए तो इल्तुतमिश ने जब ग्वालियर पर विजय की थी उसके बाद जो है बलबन को खरीदा था। तो 4-5 बड़े महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर निकल के आते हैं। वो सवाल बन सकता है कि गयासुद्दीन बलबन जो है किस जाति का था? आंसर होगा इलबारी जाति का। और उसने एक नए राजवंश बलबनी वंश की स्थापना की। बलबन का मूल नाम था उलूग खान, है ना। इसके अलावा बलबन जो है वो गुलाम वंश का 9वां सुल्तान था। बलबन को जो सबसे पहले जिसने खरीदा था उसका नाम था ख्वाजा जमालुद्दीन। ख्वाजा जमालुद्दीन के बाद 1233 में किसने खरीदा? इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने कब खरीदा? ग्वालियर जीतने के बाद। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरा ये है कि एक इतिहासकार हैं जिनका नाम है A.L. श्रीवास्तव, यानी आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव है। उनका मानना ये है कि बलबन एक इलवारी तुर्क था जिसके पिता 10,000 परिवारों के खान थे। मूल रूप से इसका नाम क्या था? बहाउद्दीन। तो बहाउद्दीन भी मिलता है और उलूग खां भी मिलता है। क्या मिलता है? उलूग खां। क्लियर। बलबन जो है अपनी योग्यता के कारण ये कई सारे शासकों के समय रहा। जैसे इल्तुतमिश के समय, इल्तुतमिश ने इसको कब खरीदा था? 1233 में ग्वालियर विजय के बाद। ठीक है। तो ये उसके समय में काफ़ी महत्वपूर्ण रहा। फिर रजिया सुल्तान के समय ये अमीर शिकार के पद पे रहा, है ना। फिर बहराम शाह के समय ये अमीर आखूर के पद पर रहा। तो जो अमीर आखूर का पद होता है इसका मतलब होता है क्या? अस्तबल का प्रधान। अस्तबल, जहाँ घोड़े बनते हैं ना, उसका एक विभाग डिपार्टमेंट होता था, क्योंकि घोड़े जो है युद्ध में काफ़ी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। और अलाउद्दीन मसूद के समय ये कौन से पद पर था? अमीर हाजिब। आगे चल के 1249 में इसने क्या किया? अपनी लड़की की जो शादी है वह किससे कर दी? सुल्तान नासिरुद्दीन से कर दी। किसके साथ की? ये सुल्तान नासिरुद्दीन है, इनके साथ इनने कर दी। और इसको शासन में कौन सा पद मिला? नायाब ए ममलिकत का पद। ये बहुत महत्वपूर्ण पद माना जाता था। सुल्तान जब थोड़े कमज़ोर होते थे तो ये पद बड़ा हावी हो जाता था, सारी शक्तियाँ जो है इसके पास हो जाती थी। और इसने एक उपाधि भी धारण की थी कब? 1249 में। उसका नाम है उलूग खान। क्लियर। आगे देखते हैं। तुर्की सरदारों के प्रयासों के कारण 1253 में बलबन को नायब पद छोड़ने के लिए कहा गया। मतलब ये बलबन जो है इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच गया कि तुर्की जो सरदार थे इनके षड्यंत्रों का शिकार होने लगा। और 1253 में षड्यंत्र जो है कामयाब हो गया और उसको हटा दिया गया और उसकी जगह पे इमादुद्दीन रिहान को जो है पद पर बिठाया गया। फिर बाद में बलबन ने फिर प्रयास किया, फिर रिहान को पद से हटाया और उसको मार दिया, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट है, ये सवाल कई बार आया भी है कि बलबन को हटाने वाला कौन था? इमादुद्दीन रिहान। इब्न बतूता और इसामी, ये दो ऐसे लेखक हैं जिन्होंने ये बात बताई है कि बलबन ने नासिरुद्दीन को जहर दिया और 1266 में सिंहासन पर वह बैठ गया। यानी वही
नासिरुद्दीन है जिसको इसने अपनी लड़की ब्याह दी थी, आगे चल के इसको जहर दे दिया और 1266 में मर गया। ऐसा विवरण देने वाले व्यक्ति कौन है? इब्न बतूता और इसामी। ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं कि जब नासिरुद्दीन की मृत्यु हो गई उसके उपरांत 1266 में अमीर सरदारों के सहयोग से गयासुद्दीन बलबन जो है वह दिल्ली की गद्दी पर बैठता है और ये इलवारी जाति का दूसरा शासक हो गया। क्लियर। बलबन जाति श्रेष्ठता में काफ़ी विश्वास रखता था, इसलिए उसने अपना संबंध जो है बड़े ऊंचे राजघरानों से किया। वो ऊंचा राजघराना कौन सा था? फिरदौसी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है शहनामा। फिरदौसी ने एक ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है शहनामा। उसमें एक तुरानी शासक जो हैं उनकी चर्चा है, और तुरानी शासक के वंश जो है अफराशियाब, कौन सा है? अफराशियाब वंश से बलबन ने अपना संबंध जोड़ने की प्रयास की कि मैं बहुत ऊंचे कुल का व्यक्ति हूँ। तो सवाल कई बार बनता भी है कि वह कौन से राजवंश से अपने संबंध जोड़ता है, तो आपका जवाब होगा अफराशियाब, है ना। और इसकी चर्चा कहाँ पे है? फिरदौसी ने ग्रंथ लिखा शाहनामा। अपने पौत्रों का नामकरण भी उसने मध्य एशिया के जो ख्यातिलब्ध प्रमुख शासक थे उनके नाम पर रखा, जैसे कैखुसरो, कैकुबाद आदि। उसने अपने प्रशासन में सिर्फ कुलीन व्यक्ति यानी उच्च कुल के व्यक्तियों को ही नियुक्त किया, और वह इतना आगे लिखता है कि बलबन कहता है कि जब मैं किसी तुच्छ परिवार के व्यक्ति को देखता हूँ तो मेरे शरीर की प्रत्येक नाड़ी उत्तेजित हो जाती है और मेरा हाथ तलवार की मूठ पे चला जाता है। इस कदर वह जो उच्च कुल को प्राथमिकता देता था और निम्न कुल के प्रति वह काफ़ी पूर्वाग्रह से ग्रसित था, है ना। अब हम बात करें बलबन जिसके कारण जाना जाता है वह है राजत्व का सिद्धांत। यह राजा की प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय की बात करता है। ठीक है ना। किसकी बात करता है? राजा की शक्ति और न्याय की बात करता है। बलबन दिल्ली का पहला सुल्तान था जिसने सुल्तान की शक्तियों के संबंध में स्पष्ट और मजबूत राय व्यक्त करी। इस संबंध में इतिहासकार के निजामी हैं, उनका मानना था कि वो कहते हैं कि यह न केवल सुल्तान की गरिमा को बहाल करने और कुलीन वर्ग के साथ संघर्ष की संभावना को समाप्त करने के लिए भी आवश्यक था, बल्कि हीन भावना और अपराध बोध की भावना को दूर करने के लिए भी आवश्यक था। क्योंकि देखिए क्या है कि बलबन जब गद्दी पर बैठा तो 1236 के आसपास, है ना, इल्तुतमिश की डेथ होती है। वहाँ तक तो सारी कहानी ठीक चली। फिर उसके बाद जो एक पंगू शासक हुआ, फिर 1236 में रजिया सुल्तान बनी, फिर अलाउद्दीन बने, फिर नासिरुद्दीन बने। तो ये 1236 से लेके, है ना, वो 1265 तक का, है ना, 65-66 मान लेते हैं, ये जो 30 साल है, इस 30 साल में लगातार इतने षड्यंत्र हुए कि जो सुल्तान का पद है ना, जो सुल्तान का पद है उसकी प्रतिष्ठा काफ़ी गिर गई और ये अमीर और षड्यंत्रकारी लोगों का कठपुतली के रूप में बन गया। तो बलबन जब गद्दी पर बैठता है तो उसका पहला काम यही रहता है कि किसी न किसी तरीके से सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित किया जाए और ये जो षड्यंत्रकारी हैं इन पर नियंत्रण लगाया जाए। क्लियर। दूसरा, अब उसने क्या किया कि भाई सुल्तान की प्रतिष्ठा कैसे स्थापित होगी, तो उसने सबसे पहला काम करा, उसने कहा भाई सुल्तान जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। मतलब अगर आप सुल्तान की बात नहीं मानते हैं मतलब ईश्वर की बात नहीं मान रहे हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से उसने जनता में दबाव बनाया। बलबन ने क्या किया, राजत्व के लिए ईरान के सिद्धांत को अपनाया, है ना, जिसके अनुसार राजा का चरित्र क्या होता है, देवी होता है। मतलब राजा जो है देवताओं से उसकी तुलना या देवताओं से उसके तादाद में बिठाने का प्रयास किया गया। दूसरा यह कि राजा एक तानाशाह के रूप में, उसका मानना था कि सुल्तान ही शक्ति का स्रोत है। मतलब तीनों शक्तियाँ, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, तीनों प्रकार की शक्तियाँ मान लो, सारी शक्तियों का केंद्र क्या हो गया, राजा हो गया, और उसके वचन ही कानून है। ठीक है ना। उन्होंने अपने बेटे जो बुगरा खां था, बलबन का जो लड़का था बुगरा खान, उससे कहा था कि राजतंत्र जो है वो तानाशाही का प्रतीक है। ये स्टेटमेंट भी आप लोग नोट कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, कभी परीक्षा में पूछा जा सकता है। उन्होंने कहा कि राजत्व जो है पृथ्वी पर ईश्वर का उपशासन, उपशासन मतलब नियाबते खुदाई, है ना, है, और वह पैगंबरत्व के बाद दूसरे स्थान पर है। मतलब उसने ये कहा कि ईश्वर पर जो है, पृथ्वी पर राजा जो है वह ईश्वर का डिप्टी गवर्नेंस करने वाला कह सकते हैं, या नियाबती खुदाई कह सकते हैं, उनका प्रतिनिधि कह सकते हैं, और वह पैगंबरत्व के बाद दूसरे नंबर पे आता है। मतलब कुल मिला के राजा के पद को उन्होंने ईश्वर से कनेक्ट करने का प्रयास किया। ठीक है ना।
आगे देखिए, बलबन का मानना है कि वह निम्न कोटि और निकृष्ट परिवारों में जन्मे लोगों को कुलीन नहीं बनाना चाहता। वो कहता है कि भाई इनसे हमें नफरत है, इनको शासन प्रशासन में कोई स्थान नहीं मिलना चाहिए। उनका यह भी मानना था कि कुलीन किसी भी तरह से सुल्तान के बराबर नहीं हो सकते। इस संबंध में एक बर्नी का स्टेटमेंट है, वह स्वयं तुर्की सरदारों का महान समर्थक था। कहता है कि बलबन ने कहा था कि जब भी मैं किसी नीच या नीच व्यक्ति को देखता हूँ, मेरी आंखें जलने लगती हैं और मेरे क्रोध में आकर मेरी तलवार जो है निकाल लेता हूँ या मेरा हाथ तलवार की मूठ में पड़ जाता है। कुल मिला के वो ये निम्न कुलीन व्यक्तियों को दूर रखना चाहता है। ये स्टेटमेंट कई बार आता भी है, इसलिए इसको आप नोट कर लें। बलबन ने महसूस किया कि उस समय लोगों का मानना था कि शासन करना और सत्ता का प्रयोग करना तो केवल प्राचीन शाही परिवारों का विशेषाधिकार था, इसलिए उसने ईरानी शासक अफराशियाब का वंशज होने का दावा प्रस्तुत किया। तो बलबन किसका दावा करता है? अफराशियाब। अब कुलीनता और शाही वंश में हम देखते हैं कि बलबन ने स्वयं क्या किया, दरबार में अत्यंत गरिमा बनाए रखना था। वह क्या करता था कि दरबार में जब जाता था तो ना तो स्वयं हंसता था ना किसी को हंसने की आज्ञा थी। एकदम शांत माहौल होता था, गंभीर माहौल होता था। सभाओं में जो है मदिरा पान वगैरह सब जो है बंद कर दिया गया। उसके दरबार में जो भी व्यक्ति आता था उसको दो चीज़ें करना पड़ती थी, पहला सजदा और दूसरा पैबो। सजदा मतलब सिर को झुकाओ, पैबोस मतलब पैरों को चूमो, ठीक है ना। ये सब क्या है, ईरानी प्रथा है। उसने एक त्यौहार भी अपनाया था, उसका नाम था नौरोज, है ना। नौरोज त्यौहार चलाने वाला भी बलबन था, ठीक है ना। बलबन ने दरबार में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था फक्र बावनी, उनसे मुलाकात करने से सख्ती से इनकार कर दिया, क्योंकि वह केवल व्यापारियों का प्रमुख था, है ना। व्यापारियों के प्रमुख को उस समय कहते थे मलिक उत तुज्जर। क्या कहते थे? मलिक उत तुज्जर कहा जाता था। और सुल्तान ने उस व्यापारी प्रमुख से मिलने से इनकार कर दिया कि भाई तुम हमारे लायक नहीं, हम तुमसे नहीं मिलेंगे। न्याय के संबंध में देखिए कि बलबन के समय न्याय कैसा था। न्याय प्रशासन बहुत ही कठोर था और वह अपने भाइयों, बच्चों और सहयोगियों, परिचारकों के प्रति भी कोई पक्षपात नहीं करता था। उसने शहर, जिलों और एकताओं में जो क्षेत्र थे वहाँ बरीदों को नियुक्त किया। बरीद मतलब जासूस, गुप्तचर, जैसे आईबी और रॉ होते हैं उसी टाइप के उसने गुप्तचरों को स्थापित किया, है ना। एक घटना है जब हम पता चलता है इस बारे में, देखिए कि एक मलिक बकबक थे। क्या नाम था उनका? मलिक बकबक, जो बदायूं के एकता बदायूं नामक एक एकता थी, उसका गवर्नर था। ने क्या किया, शराब के नशे में एक नौकर को पीट पीट कर मार डाला। जब उसकी विधवा जो है सुल्तान से मिलने के लिए गई और न्याय की अपील की, तो उसने क्या किया, सुल्तान ने जो मलिक बकबक था ना उसको पीट पीट कर मार डालने का आदेश दे दिया। और उस बरीद को, मतलब जो गुप्तचर था जिसने इस मामले की सूचना सुल्तान को नहीं दी थी, उसे भी सार्वजनिक रूप से फांसी पर लटका दिया, है ना। मतलब कितनी बड़ी बात है कि जिसने घटना को अंजाम दिया, मतलब मलिक बकबक को, तो उसने बकबक बंद करी थी मलिक बकबक की। इसके अलावा जो वो गुप्तचर था, है ना, उसको भी जो है उसने क्या कर दिया, फांसी पर लटका दिया। अब बलबन की नीतियाँ देखिए। बलबन की नीतियाँ थी रक्त और लोह नीति के कारण बलबन जाना जाता है। और रक्त लोह नीति के लिए उसने क्यों प्रयोग किया? क्योंकि दिल्ली और उसके आसपास जो मेवात का क्षेत्र था, दोआब, अवध और कटिहार, यहाँ पे क्या है, लोगों ने इतनी अशांति मचा रखी थी जिसके कारण प्रशासन में बड़ी असुविधा हो रही थी। तो इनको समाप्त करने के लिए उसने रक्त और लोह नीति का प्रयोग किया। दूसरा उसने बड़ा किया, उसके समय एक विद्रोह हुआ था 1279 में, जो तुगरिल बेग का विद्रोह था। किसका बेग था? तुगरिल बेग था। इसको भी उसने दबाया बड़ी ही निर्ममता के साथ। इसके अलावा बलबन ने जो चालीसा दल था, जिसका गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने चालीसा दल का गठन किया था प्रशासन की सहायता के लिए। लेकिन ये चालीसा दल आगे चल के षड्यंत्रकारी हो गया। तो इस चालीसा दल को समाप्त करने का काम भी किसने किया? बलबन ने किया। उसने कहा कि इस दल को समाप्त होना चाहिए, क्योंकि सारा षड्यंत्र जो है यही करता है ना। मलिक बकबक की घटना तो हमने देखी ली। एक और घटना थी जिसमें था अवध के गवर्नर अमीन खान को, है ना, अयोध्या शहर के द्वार पर फांसी दे दी गई जब वह बंगाल के तुगरिल खान के विद्रोह को दबाने में असफल रहे। चालीसा के एक अन्य सदस्य थे और बलबन के चचेरे भाई, जिनका नाम था शेर खान, उनको भी जहर दे दिया गया, क्योंकि बलबन उसकी योग्यता से ईर्ष्या करने लगा था और उसकी महत्वाकांक्षा पर संदेह करने लगा था, है ना। तो ये कई सारी घटनाएं हैं, है ना। और आगे हम लोग देखते हैं कि बलबन ने क्या क्या काम किया। एक तो उसने सैन्य डिपार्टमेंट बनाया, जो आर्मी का जो डिपार्टमेंट है जिसको कहते हैं दीवाने अर्ज, इसको बनाने का श्रेय किसको जाता है? बलबन को।
इतिहासकार बर्नी लिखते हैं कि जब बलबन ने सिंहासन प्राप्त किया तो सरकार की गरिमा और अधिकार बहाल हो गए और उसके कठोर नियम और दृढ़ निश्चय के कारण उसके राज्य में सभी लोग, चाहे वे उच्च हों या निम्न, सभी जो है उसके अधिकार के अधीन हो गए। क्लियर। मंगोल खतरा बड़ा था क्योंकि बलबन के समय मंगोलों ने आक्रमण किया था और लगातार करते रहे। मंगोलों का आक्रमण तो मतलब मान के चलो इल्तुतमिश के समय शुरू हुआ, लेकिन रजिया तक स्थिति ठीक ठाक रही। बहराम शाह के समय से ये खतरे जो है काफ़ी बढ़ गए थे। तो बलबन ने क्या किया, बलबन ने नायब के रूप में हलाकू, है ना, को एक दूत भेजा जो चंगेज खां के उत्तराधिकारियों में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। हलाकू ने 1260 में एक वापसी में दूत मंडल भी बलबन के भव्य और प्रभावशाली दरबार में भेजा था, है ना। और 1266 में जब बलबन सिंहासन पर बैठा तब तक हलाकू की मृत्यु हो चुकी थी। हलाकू की मृत्यु कहीं मिले हैं, NCERT में 1258 लिखा है हलाकू की मृत्यु, है ना। तो जिससे मंगोल और दिल्ली के शासकों की भी जो सद्भावना थी समाप्त हो गई। मतलब कुल मिला के बलबन ने मंगोलों के बीच सद्भावना कायम करने की कोशिश की। हलाकू के दरबार में भी उसने दूतमंडल वगैरह भेजे, लेकिन जब तक ये गद्दी पर बैठा, है ना, क्योंकि बलबन जो है शासन में मान के चलो कि 1236 के बाद से ही और 1265 स्पेशली देखा जाए तो नासिरुद्दीन के समय तो काफ़ी प्रभावशाली था, है ना। तो वो कूटनीति से संबंध बनाने का प्रयास कर रहा था, लेकिन 1246 में गद्दी पर बैठा तो हलाकू की डेथ हो गई, है ना। आगे चल के उसने क्या किया कि मंगोलों से बचाव के लिए उसने किलों का निर्माण कराया। उत्तर पश्चिम का बेल्ट, मतलब ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, तो ये वाला बेल्ट है ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये वाला जो बेल्ट है ना यहाँ पे, इस बेल्ट में उसने क्या किया कि किलों की एक मजबूत श्रृंखला को बनाया। तो बलबन ने भटिंडा, सिरसा, है ना, अबोहर जैसे किलों का एक श्रृंखला बनाई। इसके अलावा शक्तिशाली प्रमुखों की नियुक्ति की, जैसे बलबन के चचेरे भाई शेर खान को उत्तर पश्चिम सीमा का प्रभारी बना दिया गया। 1270 में शेर खान की मृत्यु के बाद, है ना, बलबन का पुत्र जो मोहम्मद था उसको जो है यहाँ पर बिठाल दिया गया। लाहौर, मुल्तान और उच्च प्रांत की निगरानी के लिए बुगरा खां जो बलबन का लड़का था उसको नियुक्त कर दिया गया। ऐसे कुल मिला के बड़े बड़े अधिकारी नियुक्त किए गए। बलबन काल में मंगोलों के 3 बड़े आक्रमण हुए। एक तो 1241 में हुआ था लाहौर पर आक्रमण, और 1279 में मतलब हालांकि उस समय तो बलबन अधिकारी नहीं था लेकिन प्रशासन में था। 1279 में मंगोलों ने मोहम्मद बुगरा खां और मुबारक बख्तियार पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित किया। 1285 में तैमूर खान के नेतृत्व में जो है मंगोलों का आक्रमण हुआ, है ना। मोहम्मद द्वारा ये पराजित हुआ, मोहम्मद बहादुरी से लड़ते हुए मारे गए। इसमें ये मोहम्मद जो है ये बलबन का लड़का था और इस अभियान में मर गया था, और इसकी मृत्यु से बलबन को बहुत ज़्यादा जो है दुख हुआ था, क्योंकि बलबन इसको बड़ा स्नेह करता था, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि बंगाल की तत्कालीन राजधानी एक लखनौती जो है जगह है, उसको उस समय कहते थे विद्रोहों का नगर, ठीक है ना। बलबन ने नई और कारगर जासूसी प्रणाली अपनाई, मतलब बरीद नियुक्त किए, है ना। क्या नियुक्त किए थे उसने? बरीद। जासूस को क्या बोलते थे? बरीद। क्लियर। सेना में उसने इमाद उल उद मुल्क को सेना का प्रभार दिया, और दीवाने आरज, सेना के विभाग को बोलते थे दीवाने आरज। इसका निर्माण कराने वाला कौन था? बलबन। बलबन ने नौरोज एक त्यौहार है, सिजदा पेवोस की प्रथाएं अपनाई। बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा दल को समाप्त किया, इसका दमन किया। बलबन के राजत्व सिद्धांत की 2 प्रमुख विशेषताएं थी। पहला, सुल्तान का पद ईश्वर द्वारा प्रदान होता है। दूसरा, सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। बलबन ने सुल्तान की प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए रक्त और लोह नीति को अपनाया। बलबन की मृत्यु के बाद उसका पुत्र कैकुबाद उसका उत्तराधिकारी हुआ, जो अत्यंत ही विलासमय है। अमीरों के गुट के नेता जलालुद्दीन ने कैकुबाद की हत्या करके स्वयं राजगद्दी पर अधिकार कर लिया, है ना। इस प्रकार दिल्ली में गुलाम वंश समाप्त हो गया, और खिलजी वंश जो है, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के चाचा, है ना, खिलजी वंश जो है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है।